Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that from the previous few classes we are revising all these syllabus of the term 2. So as we are discussing about the measurement of the national income, so we are going to discuss about in today's class that what are the different precautions of the national income method, as well as we will study what are the different steps of calculating the national income by the expenditure method. Okay, so let's get started. So next है that is precautions of the income method. So अगर हम लोग क्या है कैलकुलेशन कर रहे हैं किसका इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि कौन कौन से आइटम्स दिए हैं, वट एवर द आइटम्स गिवन हियर, सो उनमें से कौन से आइटम को हम लोग क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे और किस आइटम को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है. ठीक है, आइटम्स विच आर इंक्लूडेड एंड आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम वाइल कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ द इनकम मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ रहा है कि हाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज ट्रांसफर इनकम्स. ट्रांसफर इनकम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ट्रांसफर इनकम क्या होता है. ट्रांसफर इनकम इज द वन साइडेड पेमेंट, और आप लोगों ने जो गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सारे चैप्टर्स में पढ़ा था कि वन साइडेड पेमेंट होती है या तो इनफ्लो और द आउटफ्लो. बट अगर हम लोग क्या करते हैं नेशनल इनकम कंट्री का कैलकुलेट करते हैं तो इन सारों को कभी भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज हम लोग उन सारे ही आइटम्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं जो जिससे क्या हो रहा है कि फ्लो ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब दोनों ओर से ट्रांजेक्शन्स हो रहा है. हम कुछ दे रहे हैं तो इन रिटर्न हमें कुछ मिल रहा है. जैसे गुड्स हो गया ना, करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए. जैसे किसी ने क्या किया, गुड्स अगर हम लोग क्या कर रहे हैं दे रहे हैं मतलब परचेज कर रहे हैं तो हमको इन रिटर्न उसको पैसा देना पड़ रहा है. ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ट्रांसफर इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड. ट्रांसफर इनकम क्या होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा. सो ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जैसे आप लोग सुने होंगे कि जिसको हिंदी में बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता टाइप, तो जो भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है वो इंक्लूड नहीं होगा. या किसी ने चैरिटी में, जैसे एनजीओज हैं वो लोग क्या करते हैं, वो कोई भी चैरिटी हो रही है, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज में जिसको कोई भी अगर पेंशन मिल रहा है वो हो गया. All taxes paid by the production unit such as excise duty, sales tax are not included in the national income because such receipts do not correspond to the flow of goods and services. क्योंकि उनसे क्या होता है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता है. तो सबसे पहला आइटम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन दी कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम इज द ट्रांसफर इनकम. फिर बात आता है कि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. जो भी इनकम अगर अर्न हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने इस कार को 10 लाख में परचेज़ किया था, उस कार को मैंने क्या किया 7 लाख में सोल्ड कर दिया, तो किसी ने 7 लाख की वो कार मुझसे ली. तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख एक बार नेशनल इनकम में इंक्लूड हुआ फिर वो 7 लाख क्या होगा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि वो 10 लाख में ही वो 7 लाख ऑलरेडी इंक्लूडेड है. दैट इज़ वाई कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स की जो भी इनकम होती है वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है. ठीक है, तो कह रहा है कि एनी इनकम बाय द सेलिंग द सेकेंड हैंड गुड्स लाइक ओल्ड कार और द हाउस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट ऑलरेडी बीन काउंटेड, क्योंकि उनको ऑलरेडी काउंट कर लिया गया है. इफ़ इट इज़ इंक्लूडेड अगेन, अगर वो फिर से इंक्लूड हो जाता है, इट वुड मीन दी डबल काउंटिंग, जिससे क्या हो जाएगी डबल काउंटिंग हो जाएगी. सो इट इज़ जस्ट चेंज इन दी ओनरशिप. चेंज क्या हुआ, ओनर जो उसका ओनरशिप थी वो चेंज हुई, मतलब पहले वो मेरी कार थी, अब मैंने जिसको सोल्ड कर दिया वो उसका ओनर हो गया. तो अगर कोई भी चीज़ है सेकेंड हैंड गुड्स है तो वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. So however, any commission on the brokerage received by the brokers middleman for the transaction involve the sale or the purchase of the second hand goods will be included in the national income since it is an income for the productive service rendered. ठीक है, जैसे क्या हुआ मैंने 10 लाख मेरी कार थी, उसमें कार को क्या करना था सोल्ड करना था, तो डायरेक्टली मुझे कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं मिल रहा था, तो इन दैट केस आई विल हायर दी एनी
यानी ब्रोकर्स और जो भी कमीशंस वाले होते हैं उनके पास मैं गई या किसी ब्रोकर से बोला कि मेरे को कार को सोल्ड करना है, उसके थ्रू वो मेरी कार क्या हुई, सोल्ड हुई। तो जो मेरी कार सोल्ड हुई उस पर जो पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा, बट जो ब्रोकर ने एक्स्ट्रा पैसा मेरे से लिया, ठीक है, वही इंक्लूड करके तो हम लोग जिसको कस्टमर है उससे पैसा ले रहे हैं। तो उसने जो भी एक एज अ मीडियोकर जो भी पैसा लिया 20,000 50,000 एंड सो ऑन, तो वो पैसा क्या होगा, वो इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर्विस जनरेट हो रही है, प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट हो रही है, जिसका जो भी इनकम होगा दैट विल इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, कभी ऐसा आपके क्वेश्चन में आ गया कि सेल ऑफ दी सेकेंड टाइम सेलिंग ऑफ द कार, तो नहीं इंक्लूड होगा, बट लिख दिया कि एनी कमीशन विच इज़ रिसीव्ड ऑन द सेकेंड हैंड गुड्स, तो दैट विल बी इंक्लूडेड। ये याद रखिएगा, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें। फिर है कि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर्स एंड दी बॉन्ड्स, जो भी शेयर्स होते हैं, आपको पता है अच्छे से, शेयर्स जो भी फाइनेंशियल मार्केट में उनको परचेज और सोल्ड किया जाता है, तो उनका जो भी इनकम उससे जनरेट हो रही है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। देखिए क्यों कह रहा है कि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, सिंस सच फाइनेंशियल असेट्स आर मेयर पेपर क्लेम्स। ये क्या होती है, एक जस्ट पेपर पे क्लेम होता है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पेपर पे क्लेम होता है, एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और इससे कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है। एक पेपर पे क्लेम हुआ कि किसी कंपनी ने इतने शेयर्स को परचेज कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी कंपनी में एक बार ऐड हो चुका है ना, तो बस जस्ट अ पेपर क्लेम है। हाउएवर ब्रोकरेज पेड बाय द ब्रोकर विल बी इंक्लूडेड, ठीक है, बट उस पर जो भी ब्रोकरेज, जो भी कमीशंस एक्स्ट्रा पे किए जा रहे हैं वो हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये क्या हो रही है, कोई भी सर्विस उसने प्रोवाइड की तो उससे क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है या प्रोडक्टिव सर्विस हो रही है, तो उससे जो भी वो क्या होगा, ब्रोकरेज मिल गया या कोई कमीशंस मिल गया, वो सारे क्या होते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। फिर कह रहा है कि विंड फॉल गेन्स, देखिए यहाँ पे टर्म है ना, विंड फॉल। विंड फॉल मीन्स होता है अनएक्सपेक्टेड गेन्स। अनएक्सपेक्टेड गेन्स मतलब आपको पता नहीं था और आपको पैसा मिल गया, है ना, जैसे किसी की लॉटरी लग गई, बोलते हैं ना लॉटरी लग गई, तो वो सारे जो अनएक्सपेक्टेड आपकी इनकम होती है वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। सो विंड फॉल गेन्स लाइक लॉटरीज हो गया या हॉर्स रेस में मिल गया आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग दी नेशनल इनकम एज देयर इज नो करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इसमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है। ये सारे क्या हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ जनरेट नहीं हो रही है, प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं हो रही हैं, तो इसलिए जो भी उससे इनकम जनरेट होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है इलीगल इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही, स्मगलिंग्स या थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, ब्राइब्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होता है, कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। सो इनकम अर्न थ्रू द इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक द स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दीज आर दी illegal activities because these all are not recorded anywhere, इनको कहीं पे भी क्या है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर बात आती है कि पेमेंट आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। पेमेंट, जैसे पेमेंट हो गया लाइक गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट लिया उस पर टैक्स पे कर रहे हैं, वेल्थ टैक्स मतलब जिसके पास जितना असेट है उस पर टैक्स पे कर रहे हैं, आर पेड आउट ऑफ द वेल्थ और द एक्यूमुलेटेड सेविंग्स ऑफ द टैक्स पेयर। ये ऑलरेडी क्या है कि जो किसी भी इंडिविजुअल के पास उसकी कोई भी सेविंग्स है, उन्हीं में से तो किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है, उस पर टैक्स इम्पोज हो रहा है, तो ऑलरेडी वो जो उसकी प्रॉफिट और इनकम जनरेट हुई है उस पर वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया। जैसे अगर किसी की भी इनकम है फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख इनकम है, वो 5 लाख में वो क्या कर रहा है, अपना उसने जो भी जहाँ पे भी देना था शेयर होल्डर्स को, जहाँ पे भी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो भी उसकी कॉस्ट जनरेट हो रही थी वो उसने दे दिया, बाकी उसकी एक्यूमुलेटेड सेविंग्स है, उस सेविंग्स में वो क्या कर रहा है, टैक्स को पे कर रहा है, मतलब वो फॉरेन में किसी को टैक्स दे रहा है, या ऐसी इतने बड़े असेट्स को या कोई बहुत बड़ी क्वालिटी ऑफ द गुड्स को वो क्या कर रहा है, एज अ गिफ्ट दे रहा है, तो उस पर जो भी टैक्स पे हो रहा है वो सारे इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो गिफ्ट
वो कहाँ से ले रहा है, जो उसकी एक्यूमुलेटेड सेविंग्स है। अगर वो दोबारा उसको ले लेगा तो दैट विल इंक्लूडेड इन दी एज अ डबल काउंटिंग, वो उसकी क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स आर नॉट इंक्लूडेड, कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्स इज रेज द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या करते हैं, मार्केट प्राइस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको बढ़ा देते हैं। सो सच टैक्स आर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एट द मार्केट प्राइस बट नॉट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अगर जब नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस में हम लोग करते हैं तब उसको इंक्लूड करते हैं, बट इन द केस ऑफ द नेशनल इनकम, जब हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट ऑन द कैपिटल बोरोड इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट पेड हो रहा है किस पे, प्रोडक्शन यूनिट पे ऑन द कैपिटल बोरोड, जो भी कैपिटल बोरो किया गया था उस पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन यूनिट क्या कर रही है, उस पे इंटरेस्ट क्या कर रही है, इंटरेस्ट पेड कर रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एज इन नेशनल इनकम एज द कैपिटल इज यूज फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि जो भी वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो रहा है। सो बट इंटरेस्ट पेड बाय द कंज्यूमर ऑन द कैपिटल बोरोड, बट कोई कंज्यूमर कैपिटल बोरो किया था उस पर वो कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज वो जो कैपिटल है वो उसके अपने कंजप्शन के लिए होगा। समझिएगा, जैसे कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहा है, कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि वो कोई भी कैपिटल को बोरो कर रहा है तो वो अपने पास रखने के लिए तो कर नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो इंक्लूड होगा। बट कोई भी कंजप्शन पर्पस के लिए प्रोड्यूसर कर रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। फिर बात आती है कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द रेंट ऑफ द ओनर ऑक्युपाइड हाउस, जो भी इम्प्यूटेड वैल्यू है, ठीक है, जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है रेंट ऑफ द ओनर ऑक्युपाइड हाउस, जो ओनर क्या किया है, ऑक्युपाई किया है, उस पर जो भी वो रेंट के फॉर्म में इसको मिल रहा है या जो पे कर रहा है वो क्या होता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, क्योंकि वो सर्विस जनरेट कर रहा है। फिर है प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड फिक्स्ड असेट्स आर फॉर द सेल्फ कंजप्शन, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द फिक्स्ड असेट्स फॉर द सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का बेसिकली फॉर द सेल्फ कंजप्शन बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट, कोई भी प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कर रहा है, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो सारा जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो उसके मार्केट प्राइस पे ही कर रहा है। एंड दीज आर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड ऐड टू द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है, कोई भी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है। फिर कह रहा है कि इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट, जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन्स कॉस्ट इज दोज कॉस्ट विच इज पेमेंट विच इज़ गिवन टू दी इनसाइड, ठीक है, इनसाइड में जो भी फॉर यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने पे कोई भी कॉस्ट लग रहा है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट होता है पेमेंट विच इज़ मेड टू दी आउटसाइडर्स, जो हम लोग आउटसाइडर्स को पे करते हैं, ठीक है। सो ओनर्स वर्क इन देयर ओन यूनिट, ओनर क्या है, वो वर्क कर रहे हैं अपने ओन यूनिट में, सो वो क्या करेंगे, कोई भी अपने आप को सैलरी नहीं देगा। समझ में आया, जैसे कोई भी अपने क्या है कि अपनी ही कोई, फॉर एग्जांपल मैं ही, मेरा ही प्रोडक्शन यूनिट है, मैं ही प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को नहीं है कि एट द एंड ऑफ द मंथ मैं अपने आप को सैलरी दूंगी कि ये आपका लो सैलरी है, नहीं, वो तो मेरा जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ दैट इनकम ना। सो ओनर प्रोवाइड फाइनेंस बट डू नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट, ओनर क्या है, अपना फाइनेंस को प्रोवाइड करेगा बट उस पर वो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। ओनर टू प्रोडक्शन इन देयर ओन बिल्डिंग, ओनर क्या है, जैसे मेरी ये लैंड है, इसमें मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, अब ये नहीं कि मेरे को इस पर एक्स्ट्रा रेंट भी पे करना है, क्यों, क्योंकि ये सारे मेरे खुद के ही सारे रिसोर्सेज हैं। सो ऑल्दो दे डू नॉट चेंज येट द सर्विसेज हैड बीन परफॉर्म, ये चेंज नहीं होगा बट इस पर सर्विसेज क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही हैं। सो द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दीज सर्विसेज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, तो जो भी इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। सो ये सारे आपके क्या थे, दीज ऑल आर दी प्रिकॉशंस फॉर द इनकम मेथड, इनकम मेथड के प्रिकॉशंस थे
जब भी नेशनल इनकम को हमें कैलकुलेट करना है। सो कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस है दैट वी हैव टू टेक, हमें वो सारे प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। सो इस एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या आइटम्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। सो इसमें कह रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड फॉर द एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। सो एक्सपेंडिचर मेथड मेजर द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द जीडीपी एट एमपी। जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है वो एक्सपेंडिचर मेथड क्या करता है, एक्सपेंडिचर मेथड करता है कि जो भी एक्सपेंडिचर हम लोग फाइनल सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर ऑन दी जीडीपी एट एमपी, राइट। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हम लोग का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी एमपी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इट इज द वैल्यू ऑफ दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सारे गुड्स एंड सर्विसेज है उनमें जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो कह रहा है कि इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में। सो फाइनल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच इज मेड ऑन द कंजप्शन एंड द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो किस पे होता है, एक्सपेंडिचर विच इज मेड ऑन दी बेसिकली कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, कि हम लोग एज अ कंज्यूमर जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट, और जितना हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं। सो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पे वॉट एवर द एक्सपेंडिचर इज गोइंग ऑन, दैट ऑल इंक्लूडेड इन दी एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। सो ड्यूरिंग अंडर एक्सपेंडिचर मेथड national income is measured at a point of actual expenditure on the goods and services। तो नेशनल इनकम में जो भी हम लोग नेशनल इनकम के थ्रू कैलकुलेट करें, तो एक्सपेंडिचर हम लोग किस पे कैलकुलेट करें, जो भी एक्चुअली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पे कर रहे हैं फॉर द फाइनल यूज बाय ऑल दी 4 सेक्टर्स, कि जो भी 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, जैसे आपका हाउस होल्ड सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, और आपका रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो इन सब पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन दी एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट आता है आपका की स्टेप्स फॉर दी एस्टिमेटिंग दी नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स को लेंगे। तो सबसे पहला हम लोग लेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट मतलब इसमें कौन कौन से इकोनॉमिक यूनिट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो सबसे पहला 4 सेक्टर्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड हो जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर, एंड द फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फोर्थ जो चारों हैं वही क्या होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे। फिर आता है सेकेंड वन इज दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर, कि हम फाइनल एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आपका है ए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट में PFC बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसमें देखिए कह रहा है सो इट मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज परचेज बाय द हाउस होल्ड एंड द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसमें क्या होता है, ये कोई भी गुड्स को कोई भी गुड्स को कंज्यूम कौन कर रहा है, कोई भी फाइनल हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो जो भी कंजप्शन करे या जो भी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस है तो वो जो अपने कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा परचेज ऑफ द गुड्स ड्यूरेबल, जो भी गुड्स हैं वो कितने ड्यूरेबल हैं। नेक्स्ट है इसमें सेमी ड्यूरेबल कितने हैं, नॉन ड्यूरेबल कितने हैं, सर्विसेज जो होंगी वो सारी इंक्लूड होंगी। फिर कह रहा है डायरेक्ट परचेज मेड बाय द अब्रॉड बाय द रेसिडेंट हाउस होल्ड ड्यूरिंग देयर फॉरेन ट्रेवल,
ठीक है। कोई भी डायरेक्ट परचेज करेगा कौन? अब्रॉड से, ठीक है, डायरेक्ट परचेज करेगा बाय द रेसिडेंट, जो भी रेसिडेंट है हाउस होल्ड का, वो डायरेक्ट परचेज कर रहा है फॉरेन ट्रैवल पे, वो क्या होगा, उसके एक्सपेंडिचर में होगा, तो वो ऐड होगा। एंड डायरेक्ट परचेज बाय नॉन रेसिडेंट, और जो भी डायरेक्ट परचेज वो कौन कर रहा है, जो परचेज डायरेक्टली कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब नॉन रेसिडेंट, जो रेसिडेंट नहीं है, एंड आर फॉरेन टूरिस्ट, और जो फॉरेन टूरिस्ट है वो डोमेस्टिक मार्केट से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। वेजेज एंड सैलरीज रिसीव्ड इन अ काइंड, जो भी वेजेस मिल रहा है, जो भी सैलरीज मिल रहा है वो भी इंक्लूड होगा। फिर जो भी गिफ्ट रिसीव्ड हो रहा है वो भी प्राइवेट फाइनल में आएगा। इम्प्यूटेड रेंट जो होती है वो भी सारी आएगी, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी ये सारे इंक्लूड होंगे, विच इज़ पेड बाय द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, राइट। फिर आता है सेकेंड आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, GFCE, इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलते हैं GFCE। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें कह रहा है इट इज़ एनकर्ड ऑन दी बाय द जनरल गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई द कलेक्टिंग वांट ऑफ द पीपल, जो भी कलेक्टिंग वांट है पीपल की, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे करी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ, एजुकेशन पे, या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रिपेयर करी है, एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। तो परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वो इंक्लूड होगा। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो भी डायरेक्टली परचेज कर रहा है, गवर्नमेंट परचेज कर रही है, वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। कॉम्पनसेशन जो एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और जो भी गुड्स एंड सेल को कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जो जनरल गवर्नमेंट सेल कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या होंगी, माइनस होगी। फिर थर्ड आपका आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें देखिए इसमें क्या क्या आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड करता है दो कंसेप्ट, दो चीज इसमें इंक्लूड होती है। सबसे पहला आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, समझिएगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और दी चेंज इन स्टॉक, ये सारी चीज़ें आप याद करिए, ये सब हम लोग इन्वेस्टमेंट में भी पढ़े थे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इसमें क्या क्या होगा, जो भी फिक्स असेट्स गवर्नमेंट परचेज करी या कोई भी प्राइवेट सेक्टर परचेज कर रहा है, फिर कोई भी रेसिडेंशियल कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इंक्लूड होगा। फिर इसमें जो भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि एक्सपेंडिचर हो रहा है ब्रिज पे, एजुकेशन पे, वो सारी इंक्लूड हो। और चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। नेक्स्ट आता है डी इज द नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो हम लोग निकालेंगे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से इम्पोर्ट को माइनस कर देंगे, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ द नेट एक्सपोर्ट। अब क्वेश्चन में आएगा, सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ GDP एट MP। ध्यान दीजिएगा यहां से, GDP एट MP। सो GDP एट MP में क्या क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, GDP MP में होगा सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, नेट एक्सपोर्ट निकलेगा आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। सो अगर हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हम लोग इसमें 4 आइटम्स इंक्लूड करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो किस पे कंजप्शन हो रहा है, दैट इज C, जिसको बोलते हैं C। फिर क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब इसमें कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, और प्लस नेट एक्सपोर्ट मतलब X माइनस M। एक्सपोर्ट को हम लोग डेनोट करते हैं X से, इंपोर्ट को डेनोट करते हैं M से। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द GDP की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है, ये आपका GDP MP आ गया। नेक्स्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम,
कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। सो वही सेम प्रोसेस, LLP एट FC इज इक्वल टू GDP एट MP माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। तो जो मेन फॉर्मूला है वो वहीं तक बेस्ड है जहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं। बाकी इसके बाद यही वाले सारे फॉर्मूला क्या होंगे, यूज़ होंगे।